हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टेक फैंटेसी में। मेरा नाम है इमरान और आज के वीडियो में मैं बात करूंगा प्रोविज़न स्टोर बिज़नेस के बारे में। प्रोविज़न स्टोर बिज़नेस जो कि हम मामूली जो भी सौदा वगैरह प्रोविज़न के चीज़ें होती है वो खरीदते हैं, उस बिज़नेस को अगर आप करना चाहते हैं तो उसको किस तरह से स्टार्ट करते हैं, इसके लिए किन किन चीज़ों को ध्यान में रखना है, प्रोविज़न स्टोर बिज़नेस में कितने कैटेगरीज है और कौन सी कैटेगरी में कितना फ़ायदा होता है, क्या ये बिज़नेस करना ठीक है या नहीं है, क्या बिज़नेस का स्कोप कितना है, क्या ज़िंदगी भर के लिए ये बिज़नेस हम कर सकते हैं या नहीं है, सब कुछ जो है इस वीडियो में डिटेल से मैं बताऊंगा दोस्तों। अगर आप प्रोविज़न स्टोर के बिज़नेस को स्टार्ट करना चाहते हैं या स्टार्ट कर चुके हैं तो भी जो है यह वीडियो आपको बहुत फ़ायदेमंद होगी। तो वीडियो को जो है लास्ट तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल टेक फैंटेसी को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन करके आगे वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लें। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, किसी भी बिज़नेस को स्टार्ट करने से पहले उस बिज़नेस में कुछ बेस चीज़ें होती है जो कि हमें जानना ज़रूरी है। जैसे कि बिज़नेस का स्कोप क्या है, बिज़नेस में कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा और कितना फ़ायदा इसमें से हम निकाल सकते हैं, कौन से एरिया में बिज़नेस रखना चाहिए, इस बिज़नेस में कितने कैटेगरी से, सब कुछ जो है आपको जान के बिज़नेस को शुरू करना पड़ता है। तो सबसे पहले प्रोविज़न स्टोर बिज़नेस में अगर आप आना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए इसका स्कोप क्या है। देखिए, जैसे कि हमें पता है कि दुनिया में तो सभी लोग जो है प्रोविज़न्स को यूज़ करते हैं। प्रोविज़न्स मतलब जैसे कि हमारे रोज़मर्रा की चीज़ें हो गए, खाने पकाने की चीज़ें, छोटे ब्रश से लेकर और दाल दलीने, शक्कर, चावल, सब कुछ जो है प्रोविज़न स्टोर के अंडर ही आते हैं। तो जब तक इंसान इस धरती पे है तब तक जो है प्रोविज़न स्टोर चलता ही रहेगा। तो आप देख सकते हैं, अगर आप अपने घर के बाहर जाके देखेंगे तो गली में सारे जगह आपको, गली में लगभग, अगर आप शहर में रहते हो, आपका एक मोहल्ला है, एक एरिया है, तो उसमें लगभग जो है हर 10 घर को एक प्रोविज़न स्टोर दुकान होती है। यानी कि एक, मान लो एक एरिया में है 100 घर, तो 10 जो है दुकानें प्रोविज़न स्टोर वहाँ पे होती है। तो कंपटीशन देखो इसमें कितना है। फिर भी क्या है, वो 10 दुकानें आप देखते होंगे बहुत सालों से चलती आ रही है। ऐसा नहीं है कि कोई रखा फिर उसको क्लोज़ करके चला गया, ऐसा बहुत कम रेयर केसेस में होता है दोस्तों। प्रोविज़न स्टोर जो होता है वो बहुत सालों तक चलाते हैं लोग, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो। तो आप समझ सकते हैं इसमें कंपटीशन भी ज़्यादा है और ये बिज़नेस जो है डाउन भी नहीं होता है। ऐसा डाउन नहीं होता है, ऐसे एकदम अप भी नहीं जाता है, ठीक है। उसका एक रेंज होता है, वो चलते ही जाता है, उसका कोई रोकने वाला नहीं है दोस्तों। ऐसे ही नहीं रुकेगा वो, चाहे लॉकडाउन में हो या किसी भी ऐसी सिचुएशन में जहां हम बाहर नहीं जा सकते थे, तो ऐसे सिचुएशन में भी प्रोविज़न्स जो है घर में रहते थे। तो सरकार भी इसके ऊपर मेहनत करती है कि लोगों को जो है अच्छा खाना पीना मिल सके। तो सब कुछ जो है प्रोविज़न के ऊपर निर्भर होता है दोस्तों। लॉकडाउन पड़ गया, ऐसा नहीं है कि जो दारू मारते थे वो भी घर में, उनको दारू तो नहीं मिली लेकिन खाना तो खाते थे ना, तो प्रोविज़न्स तो मिलते थे। तो देखो, इसकी सप्लाई और डिमांड कभी भी कम नहीं होने वाली है प्रोविज़न स्टोर की। तो सबसे पहले ये आपको जान लेना ज़रूरी है, सप्लाई और डिमांड कभी भी कम नहीं होगी, ठीक है। तो ये हो गया, आपको डाउट क्लियर हो गया होगा कि इसकी सप्लाई डिमांड कम नहीं होगी, तो इसमें अच्छा स्कोप है, तो आप कहीं पे भी ये दुकान लगा के चला सकते हैं। तो इसमें कैटेगरी की बात करता हूँ। कैटेगरी देखिए, प्रोविज़न स्टोर के बिजनेस में 3 कैटेगरी है। पहली कैटेगरी जो रिटेल की दुकान होती है, जो हम अपने आसपास के मोहल्ले में देखते हैं, चाहे छोटी हो या बड़ी। तो इसके बारे में बात करते हैं। रिटेल के दुकान में देखिए, कभी भी हम जाते हैं किसी दुकान पे, वहाँ से कुछ सामान खरीदते हैं तो वो MRP पे हमें बेचता है, ठीक है। तो MRP पे वो बेचता है तो उसको कुछ ना कुछ तो फ़ायदा होगा ना। MRP पे बेच रहा है तो उसको फ़ायदा नहीं है तो दुकान लगा के क्यों बेचेगा। MRP पे कोई भी बेचता है तो उसको फ़ायदा होता है। उसमें कितना फ़ायदा होता है, चलिए मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। देखिए, कोई अगर रिटेलर जो है होलसेल शॉप से ला के आपको बेच रहा है, मान लो सपोज़ कीजिए कि मूँगफली है या फिर तुअर की दाल है, तो ये दाल मान लो 100 रुपये में वो होलसेल से लेके आया। दाल जो है लगभग 95 या 100 रुपीज़ में जो है होलसेल में मिलती है शायद, उसको ला के ये 120 या 130 रुपये रख कर क्या करते हैं, ये 20 या 30 रुपये फ़ायदा रखकर 120-130 रुपये में रिटेल में आगे बेचते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, 1 kg दाल के ऊपर उनको 20 रुपये से लेकर 30 रुपये तक फ़ायदा हो रहा है। यहाँ पे उनको मार्जिन मिल रहा है। 1 किलो दाल के ऊपर या 1 किलो मूंगफली हो, मूंगफली का रेट भी जो है होलसेल में 90 रुपये होता है, और वो ला के आगे रिटेल में कितना बेचते हैं हम लोगों को, 120 या 130 रुपये में। उसकी भी ग्रेड होती है मूंगफली में, ये ग्रेड की फली होती है, बी ग्रेड होती है।
तो इस तरह से करके वो क्या करते हैं, उसको बेचते हैं। 120 रुपये हो गया ये ग्रेड का, और 130 रुपये हो गया, और उससे कम क्वालिटी की है, थोड़ी छोटी मूंगफली है, तो उसको बेच दिया 110 रुपये में। ऐसा करके ये बिज़नेस करते हैं। तो 20 से 10 रुपये तो मिनिमम उनका प्रॉफिट इसमें मार्जिन होता है दोस्तों। तो इस तरह से बिज़नेस है। और जो स्नैक्स होते हैं जैसे कुरकुरे हो गया और चॉकलेट के डिब्बे वगैरह देखते हैं, तो कुरकुरे का एक उदाहरण देता हूँ मैं। कुरकुरे की पैकेट में जो है एक शीट में 15 या 16 पीसेस आते हैं, और एक एक पीस जो है 4 रुपये 70 पैसे से 4 रुपये 75 पैसे तक का इसका कास्ट उनको पड़ता है। यानी कि इसमें उसका MRP कितना होता है, 5 रुपये होता है। यानी कि 25 पैसे, लेकिन 30 पैसे तक जो है इनको मार्जिन यहाँ पे मिलता है दोस्तों। किनको, रिटेल वालों को 25 पैसा या 30 पैसा। यानी कि उनको 5-6 रुपये कमाने के लिए एक पूरी शीट को बेचना पड़ेगा। मान लो कोई रिटेलर एक कुरकुरे फाड़ के खा लेता है उसके शीट में से, तो उसका फ़ायदा वहाँ पे ख़त्म हो जाता है। तो इस तरह से रिटेल बिज़नेस होता है दोस्तों। कभी भी देखिए रिटेल बिज़नेस कर रहे हो आप, इसमें ये मत सोचिएगा कि मुझे फ़ायदा बहुत होगा, इसमें फ़ायदा कम होता है। प्रोविज़न स्टोर के बिज़नेस में जो है फ़ायदा कम होता है। मान लो एक छोटी दुकान है, आप अपने मोहल्ले में देखते होंगे छोटी दुकानें भी होते हैं, बड़े भी होते हैं। तो छोटे दुकान में जो है वो क्वांटिटी जो सामान रखते हैं वो मिनिमम रखते हैं। आप अगर जाते हो 10 आइटम पूछते हो उनके पास से लेते हो, तो एक ना एक आइटम उनके पास नहीं होता है, क्योंकि वो रिस्क नहीं उठाना चाहते। इसीलिए क्या है, छोटी दुकान लगाते हैं और क्वांटिटी जो है कम रखते हैं, ताकि वो शायद बिके या ना बिके, उनको भी डाउट होता है। इसीलिए क्या करते हैं, हर हमेशा वो क्वांटिटी कम रख के बेचते हैं, और ऐसा चलता है। क्योंकि प्रोविज़न के जो है बहुत सारे आइटम्स जो है जल्दी ख़राब हो जाते हैं। जैसे आप मान लो माश की दाल हो गई, उड़द दाल जिसे कहते हैं, वो ला के आप रखेंगे तो वो जल्दी क्या है, पाउडर में कन्वर्ट हो जाता है। उसमें कीड़े वगैरह आ गए, जल्दी पाउडर में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरह की दिक्कतें आती है। इससे बचने के लिए वो क्या करते हैं, 5 किलो ला के 6 किलो ला के रख लेते हैं। जब तक वो बिकेगा नहीं फिर नया स्टॉक नहीं लाएंगे। तो ऐसा चलता है। तो इसमें फ़ायदा भी जो है, कहीं आप देखिए एक चॉकलेट का डिब्बा ला लेंगे हम, तो चॉकलेट के डिब्बे में जो है 100 चॉकलेट्स होते हैं या 150 चॉकलेट्स, कितने 100 मान लेते हैं। 100 चॉकलेट का डिब्बा अगर होलसेल में लेते हैं तो होलसेल में जो है 80 रुपये का पड़ता है, तो आगे उसको 20 रुपये का फ़ायदा मिलता है। मान लो वो चॉकलेट के डिब्बे में के सारे चॉकलेट्स एक हफ़्ता में बिक गए तो उसको फ़ायदा है। 1 महीना 1.5 महीना हो गया तो आप समझ सकते हैं चॉकलेट जो है धूप की वजह से कभी कभार मेल्ट हो जाते हैं, या फिर उसमें चींटियाँ वगैरह चल गए तो वो चॉकलेट तो बेकार हो जाते हैं, उसमें सुराख वराख पड़ जाते हैं कुछ में। तो ऐसे में क्या होता है, उनको नुकसान हो जाता है। 20 रुपये कमाने की जगह आप देख सकते हैं गांव में अगर आप जाएंगे, वहाँ पे प्रोविज़न स्टोर्स में जो है आप देख सकते हैं डिब्बे चॉकलेट के रखे होते हैं, उसमें सब चॉकलेट्स ना एक से एक ऐसे चिपक जाते हैं, क्योंकि बिकता नहीं है स्टॉक। बहुत दिनों से वैसे ही पड़ा होता है और बिकता नहीं है, और वो डैमेज हो जाता है। तो ऐसे में तो उनका लॉस हो गया। देखो 10-20 रुपये कमाने के चक्कर में वो लॉस उठा लेते हैं। फिर भी टाउन में जो होते हैं ऐसा नहीं होता है दोस्तों। कहीं छोटे जो रूरल एरियाज़ होते हैं वहीं पे होता है, बाकी सब जगह अच्छा खासा बिज़नेस चलता है। अभी इतना कंपटीशन में इतना भी बिज़नेस चल रहा है छोटे दुकानदारों का, और थोड़ी बड़ी दुकान होती है उनका तो अच्छा खासा होता है। लेकिन कंज्यूमर जो है उसको अच्छा दिखना चाहिए पहले। फर्स्ट ऑफ ऑल तो कंज्यूमर को क्या है, अपनी दुकान अच्छी दिखे, बड़ी दिखे तो ही आता है, क्योंकि उसको लगता है कि यहाँ पे जो है ये लोग अच्छी चीज़ बेच रहे हैं। दुकान बड़ी है तो जाहिर सी बात है ज़्यादा लोग आएंगे, उनको ज़्यादा दिखेगा, जो दिखता है वही बिकता है। तो इसीलिए कभी भी दुकान आप खोलेंगे प्रोविज़न स्टोर की, रिटेल की, तो आप थोड़ी बड़ी दुकान लीजिएगा। ऐसा नहीं है छोटी बंक खोल के रखे हैं आप, तो बिज़नेस उतना ख़ास नहीं चलेगा दोस्तों। तो इसके ये कैटेगरी हो गई, आपको समझ आ गया होगा कि रिटेल की कैटेगरी में किस तरह का बिज़नेस होता है। ठीक है, तो रिटेल की कैटेगरी में छोटे दुकानों में MRP बेचते हैं, और थोड़े बड़े दुकान होते हैं जिसमें अगर आप ज़्यादा लेते हैं प्रोविज़न्स 5,000 का 6,000 का, तो आपको क्या है थोड़ा बहुत वो डिस्काउंट कर देते हैं। तो यहाँ पे एक सोचने वाली बात है कि जो छोटे रिटेल की बिज़नेस करते हैं ना दोस्तों, तो आपको GST लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कोई भी आके आपसे GST के बारे में पूछेगा नहीं, चाहे आप छोटी दुकान खोलते हो या थोड़ी बड़ी दुकान खोलते हो मीडियम साइज़ की। तो इसमें क्या है, आपको कोई भी GST बिल भरने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप होलसेल में रह रहे हो और रिटेल में यहाँ बेच रहे हो, तो आपको होलसेल दुकानों को आसपास में ढूंढ के वहाँ से स्टॉक लेके आना है और यहाँ पे अपनी दुकान पे बेचना है। और कुछ कंपनीज़ होते हैं जैसे कि ब्रिटानिया हो गया, पार्ले हो गया, तो ये कंपनीज़ वाले भी जो है अपने
वैन्स वगैरह लेके आते हैं, अगर आपके दुकान पे आते हैं तो स्टॉक डाल के जाएंगे, पैसा नहीं लेंगे और 1-2 हफ्ते के बाद आके वो स्टॉक थोड़ा आप जब तक आप उस स्टॉक को बेच दोगे ना तो तब जाके आप बिल पेमेंट कर सकते हो। लेकिन ये कब चलता है, तब आप दुकान लगा के उनसे 1-2 बार स्टॉक ले लीजिए, पैसे दे, तो तीसरी चौथी बार से जो है वो आपको कर्जा देना शुरू कर देंगे। तो 1-2 बार तो आपको नेट अमाउंट पे करके ही स्टॉक लेना पड़ता है दोस्तों, तो ऐसा है। और रिटेल बिज़नेस में फ़ायदा क्या होता है हमें कि मार्जिन देखिए इसका, आपको ये जो प्रोविजंस के चीज़ें होते हैं जैसे तेल दाल चीनी वगैरह होते हैं ना, तो इसमें सभी में जो है फ़ायदा ज़्यादा है। और जो स्नैक्स होते हैं बच्चे के खाने के, चॉकलेट्स, कुरकुरे और बाकी के जो भी होते हैं स्नैक्स, उसमें जो है फ़ायदा कम होता है, जैसे कि बिस्किट हो गया, बबल गम हो गया, तो इन सारी चीज़ों में जो है कंपनी फ़ायदा बहुत कम देती है, क्योंकि ये चीज़ें जो है फटाफट जल्दी से बिकते भी है। और प्रोविज़न्स की बात करें तो आजकल तो देख सकते हैं आप, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, राशन 1 महीने का ला के घर में स्टॉक रख लेते हैं, 1-2 चीज़ों के लिए ही अपने आसपास के दुकानों पे जाते हैं। अगर बिल बड़ी है, ज़्यादा स्टॉक लेना है तो वो कहीं बड़ी दुकान पे जाके ही ले। तो पहला तो ये हो गया, इसके बारे में अच्छे से आपको समझ आ गया होगा कि रिटेल बिज़नेस किस तरह से होता है, क्या इसका स्कोप है। तो रिटेल बिज़नेस में इन्वेस्टमेंट कितना लगेगा ये मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, रिटेल बिज़नेस में इन्वेस्टमेंट आप अपने हिसाब से कर सकते हो। देखिए, कई लोग क्या करते हैं, अपने घर ग्राउंड फ्लोर पे है तो ग्राउंड फ्लोर का दरवाज़ा खोलो, वहीं पे कुछ सेट कर दो, आप एक टेबल वेबल लगा लो घर के सामने और वहीं पे वो क्या है अपना दुकान खोल लेते हैं प्रोविज़न स्टोर का। तो इससे कुछ ज़्यादा उसमें इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको 2000-3000 रखेंगे तो भी जो है कोई भी होलसेल दुकान से प्रोविज़न्स की चीज़ें ला के यहाँ पे बेच सकते हैं। इसका कोई ज़्यादा आपको इन्वेस्टमेंट की सोचने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आप एक प्रोफेशनल तरीके से कुछ बड़ी दुकान खोलना चाहते हैं प्रोविज़न की, तो इसमें आपको लगाना पड़ेगा 2 लाख या 2.5 लाख रुपए लगा लेंगे तो एक अच्छी खासी बड़ी दुकान आप लगा के स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये हो गया इसका इन्वेस्टमेंट की बात। तो आपको समझ आ गया होगा कि किस तरह से जो है रिटेल बिज़नेस को हम स्टार्ट कर सकते हैं, कितना स्कोप है, इसमें कितनी इन्वेस्टमेंट है, किस तरह से बिज़नेस हम कर सकते हैं रिटेल में प्रोविज़न स्टोर का, आपको समझ आ गया। तो दूसरी कैटेगरी की बात करते हैं, तो दूसरी कैटेगरी में आता है होलसेल बिज़नेस। देखिए दोस्तों, प्रोविज़न स्टोर का होलसेल बिज़नेस होता है, जैसे कि मैंने बताया कि रिटेल वाले जो है प्रोविज़न जो है होलसेल वाले के पास से लेके आके अपने दुकान में बेचते हैं। होलसेल वाले दुकान भी जो है प्रोविज़न स्टोर के, इसमें वो भी जो है आपके आसपास ही दिखते होंगे बहुत सारे। उनको क्या है, बल्क में क्वांटिटी डायरेक्ट कंपनी से ख़रीदनी होती है। डिस्ट्रीब्यूटर हो गया, मिडिलमैन कोई भी होता है कंपनी की तरफ से, वो स्टॉक लेता है और फिर क्या करता है होलसेल वालों को सप्लाई करता है। तो होलसेल वाले क्या करते हैं, जितने भी रिटेल शॉप्स है आसपास के, वो लोग आते हैं होलसेल वाले के पास से सामान ले जाकर अपने अपने गलियों में, अपने अपने दुकानों में रख कर बेचते हैं। सबसे पहले ये जान लीजिएगा कि होलसेल वाला जो है कभी भी कम दामों पे सामान को बेचता है। जैसे कि अभी जो मैंने बताया कि तुअर की दाल आप लेते हैं 100 रुपये में, होलसेल में वो लेता है, तो होलसेल वाले को ये कितना पड़ेगा, 80 रुपये या 80 पर 5 रुपये में पड़ता है। तो वो होलसेल वाला क्या करेगा, 15 रुपये या 10 रुपये फ़ायदा रख कर उसको रिटेल में बेच देता है। यानी कि होलसेल वाला क्या कर रहा है, रिटेल वालों को बेच रहा है, कितना फ़ायदा, 10 या 15 रुपये रख कर आगे बेच दे रहा है। तो यहाँ पे होलसेल वाले को क्या हो रहा है, फ़ायदा हो रहा है बहुत ज़्यादा मार्जिन में, बहुत ज़्यादा। मतलब अभी देखो, आप मामूली एक कंज्यूमर हो तो आप रिटेल वाले से जाके कितना लोगे सामान, लगभग 1 किलो दाल लोगे या आधा किलो लोगे, 100 ग्राम भी लोगे तो क्या करेगा, रिटेल वाला दे देगा। लेकिन होलसेल वाले के पास अगर रिटेल वाला जाता है, उससे कुछ सामान ख़रीदता है तो वो बल्क में ख़रीदता है। ऐसा नहीं है कि 1 किलो दाल खरीदेगा या 1/4 किलो दाल खरीदेगा या फिर 100 ग्राम दाल खरीदेगा, ऐसा नहीं होगा ना कि वो 5 किलो या 10 किलो क्वांटिटी में ख़रीदता है और बहुत सारे सामान को एक ही साथ खरीद। एक ही रिटेल वाला तो नहीं आएगा, बहुत सारे शॉप्स वाले जो है होलसेल वाले के पास जाते हैं, वहाँ से अपना सामान ख़रीदते हैं। तो इसमें क्या है, एकदम ज़्यादा क्वांटिटी में उस होलसेल वाले के पास से माल जो है बिक रहा है और उसमें माल इन हो रहा है, आ रहा है ज़्यादा क्वांटिटी में, ज़्यादा क्वांटिटी में बिक भी रहा है। और इसमें क्या होगा, रिटेल वाला 20-30 रुपये कमा रहा है, उसमें का आधा होलसेल वाला कमा रहा है। लेकिन रिटेल वाले को क्या हो रहा है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा कम क्वांटिटी में सामान बिकेगा, होलसेल वाले को एकदम ज़्यादा क्वांटिटी में सामान बिक रहा है। तो इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये कितना ज़्यादा फ़ायदा कमा सकता है होलसेल वाले। तो होलसेल वालों के पास जो है नॉर्मल कंज्यूमर भी जाता है तो होलसेल वाले उसको दे देते हैं, चाहे वो 1 किलो हो, 2 किलो, ये 100 ग्राम 50 ग्राम में डील नहीं करते हैं। हालांकि
ये जो है 1 किलो 2 किलो अगर आपने ज़्यादा लिस्ट लेनी है, जैसे कि 1 महीने का राशन लेना है, 2 महीने का राशन लेते, तो ऐसे लोग क्या करते हैं, होलसेल वाले के पास जाते हैं। तो वो क्या करते हैं, रिटेल वाले को तो वो क्या करते हैं 80 रुपीज़ में तुअर की दाल बेच रहे हो मान लो, तो ये कंज्यूमर को क्या करेंगे 95 रुपीज़ में बेचेंगे या 100 रुपीज़ में बेचेंगे। जितना रिटेल वाले को वो बेच रहे हैं उतने में ही क्या करेंगे, होलसेल दामों में ही ये इसको दे देंगे, किसको, कंज्यूमर को। तो कंज्यूमर खुश हो जाएगा क्योंकि उसके गली में वही तुअर की दाल 120 या 130 में मिल रही है, लेकिन ये होलसेल शॉप पे कितने को मिल रही है, इसको 100 रुपये को या 90 रुपये को, न तो 5 रुपये को मिल रही है। तो इसका तो 20-30 रुपये बच गए हैं ना। ये नॉर्मल कंज्यूमर के 20-30 रुपये बचना बहुत ज़्यादा है, चाहे 1 रुपया भी बच गए ना तो बहुत ज़्यादा समझता है। तो इस तरह से बिज़नेस जो है दोनों तरफ से करता है होलसेल बिज़नेस वाला। तो होलसेल में बहुत बड़ा स्कोप है दोस्तों, इसमें बहुत लागत आती है। इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए आपके पास मोटी रकम होनी चाहिए। जैसे कि होलसेल बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं आप, तो 10 से 15 लाख तो मिनिमम बता रहा हूँ छोटी दुकान के लिए। 10 से 15 लाख स्टार्टअप कर रहे हो तो इतना लगाना पड़ता है दोस्तों, क्योंकि तभी जाकर आप ज़्यादा क्वांटिटी में स्टॉक ला के रखोगे, तभी ज़्यादा लोग आएंगे और जो कुछ भी आपसे मांग रहे हैं वो आप उसको सप्लाई करोगे, तभी वो कस्टमर जो है रिटर्न होके आएगा। दुकानदार हो या फिर एक नॉर्मल कंज्यूमर हो, वो रिटर्न होके आपके पास आना है। तो आप क्या करेंगे, ज़्यादा क्वांटिटी में सामान रखिए, कस्टमर को वापस जाने नहीं देना है। कस्टमर जो भी पूछता है तो उसको तुरंत ला के देने की कैपेसिटी आपके पास होनी चाहिए। तो इसीलिए होलसेल का बिज़नेस करते हो तो आपको ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि आपके पास हर चीज़ होनी चाहिए प्रोविज़न स्टोर की। ऐसा नहीं है कि एक सामान है एक नहीं है, कोई आके पूछ रहा है, किसी को भगा दे रहे हो, कि कोई चीज़ है दे रहे हो, कोई चीज़ नहीं है उसको छोड़ दे रहे हो, ऐसा नहीं होता है। एकदम सेटअप करके इसमें बैठना पड़ता है, तभी जाके होलसेल दुकान कहलाती है, नहीं तो रिटेल होलसेल दोनों एक जैसा हो जाएगा। और इसमें इतना फ़ायदा होता है, आपको पता चल गया होगा, अंदाज़ा हो गया होगा, लागत कितनी आती है वो भी अंदाज़ा हो गया। लेकिन इसमें जीएसटी की ज़रूरत पड़ती है दोस्तों। ऐसा नहीं है कि होलसेल दुकान खोल लिया जीएसटी नहीं, जीएसटी तो भरना पड़ेगा, क्योंकि लागत बहुत रख रहे हो तो बिज़नेस तो भी बहुत चलेगा। तो लागत बहुत रख रहे हो और बिज़नेस अच्छा कर रहे हो तो इसमें जीएसटी भरने की ज़रूरत पड़ती है दोस्तों। अभी मान लो रिटेल वालों को, ये जो कंपनी वाले जैसे मैंने बताया पार्ले हो गया, ब्रिटानिया, ये जो है स्टॉक डालते हैं लेकिन कम क्वांटिटी में डालते हैं तो इनके जीएसटी की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन यहाँ पे होलसेलर को जो है बड़े क्वांटिटी में, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में स्टॉक आता है कंपनी के तरफ से। तो कंपनी से जब ये स्टॉक खरीदते हैं तो कंपनी इनको टारगेट देती है, जैसे कि आप इस महीने 2 लाख का स्टॉक बेच दो तो आपको मैं 2000 या 3000 एक्स्ट्रा पे करूँगा। देखिए कंपनी कभी भी, मान लो एक पार्ले जी का बिस्किट है 5 रुपये वाला, तो कंपनी क्या करती है होलसेल वालों को देती है 4 रुपये में। 4 रुपये में देगी तो ये क्या करेगा, होलसेल वाला 4 रुपये 50 पैसों में आगे रिटेल को बेच देगा। तो इसका कितना फ़ायदा हुआ, एक पैकेट के ऊपर 50 पैसे, यानी कि ये कंपनी से कितने का ले रहा है, ये 4 रुपये से ले रहा है, 50 पैसे फ़ायदा हो रहा है और बहुत ज़्यादा बल्क में ले रहा है। ज़्यादा बल्क में मतलब ये ले रहा है एक 50,000 का, लाख रुपए का स्टॉक अपनी दुकान में ले रहा है कंपनी की तरफ से, तो जीएसटी बनना पड़ेगा। इतना स्टॉक ले रहा है मतलब बिक रहा है और इसको फ़ायदा हो रहा है। एक पैकेट पे आपको 50 पैसा हो रहा है फ़ायदा, तो 1 लाख के सामान पे कितने पैकेट्स होंगे, कितना फ़ायदा होगा सोच के देखिए, ठीक है। तो यहाँ पे कंपनी क्या करती है, एक होलसेलर इतना स्टॉक ले रहा है तो उसको क्या करेगी, ये कुछ ऑफर्स प्रोवाइड कराती है। जैसे कि आप अगर 50,000 का सामान ले रहे हो, मान लो आप होलसेलर हो, 50,000 का सामान ले रहे हो, तो कंपनी वाला कहेगा आप 1 लाख का सामान लो मेरे पास से, मैं आपको 5,000 या 10,000 एक्स्ट्रा पे करूँगा। वो जो आपको इस पर प्रॉफिट आ रहा है ना, जो हम 4 रुपये दे रहे हो, क्या कमा रहे हो या 8 आने कमा रहे हो, आपकी मर्ज़ी है, आप कितने भी बेच लो। लेकिन हम क्या करेंगे, एक्स्ट्रा पैसे देंगे, 5,000 या 10,000 1 लाख के स्टॉक लेने पर हम एक्स्ट्रा देंगे और साथ ही साथ गिफ्ट देंगे। गिफ्ट कोई भी, जैसे फ्रिज हो गया, एसी हो गया, टीवी हो गया, कुछ भी गिफ्ट वो अपनी मर्ज़ी से देते हैं, इसका कोई हिसाब नहीं होता है। तो वो भी एक्स्ट्रा से जो है होलसेलर को मिलता है कंपनी के तरफ से, ठीक है। तो अच्छा स्टॉक जो है जो बेचता है होलसेलर, तो उसको कंपनी जो है ये सभी प्रोवाइड कराती है, ऑफर्स हो या फिर एक्स्ट्रा कमीशन, इसे इंसेंटिव कहते हैं, तो ये सभी प्रोवाइड कराती है दोस्तों।
और आपको समझ आ गया होगा कि कितना स्कोप जो है हमें यहाँ पर होलसेल प्रोविज़न स्टोर के बिज़नेस में देखने को मिलता है। ये बहुत बड़ा बिज़नेस है दोस्तों। इसमें अगर आप बैठते हो तो सालों साल तक जो है ये बिज़नेस चलता रहे। भले ही रिटेल के शॉप चले जाते हो उठ के, लेकिन होलसेलर का जो है कभी भी नुकसान नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे रिटेल वाले चाहे नॉर्मल कस्टमर आके ले या ना ले, लेकिन रिटेल वाले तो सारे आते हैं भाई। तो इसीलिए जो है बिज़नेस बहुत अच्छे से चलता है। इसमें बल्क क्वांटिटी में सामान लेते, बल्क क्वांटिटी में बिकता है और कमीशन भी बल्क क्वांटिटी में होता है। तो तीसरे नंबर पे हम आते हैं। तो तीसरी कैटेगरी वो है सुपरमार्ट्स। सुपरमार्ट क्या है? अभी आपको पता होगा, डी मार्ट है, रिलायंस मार्ट है, बिग बाज़ार है। तो ये सभी जो है सुपरमार्ट्स है। इसमें क्या है, आपको देखने को मिलता है बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा लोग एक साथ ख़रीद के जा रहे हैं अपनी हिसाब से, अपनी मर्ज़ी से। और ये रिटेल बिज़नेस है, ये बहुत धमाकेदार बिज़नेस है दोस्तों। ये ऐसा स्ट्रैटेजी का आइडिया है कि आपको इतना फ़ायदा दे सकता है, एक साल में आप लखपति बन जा सकते, करोड़पति बन सकते हो। क्योंकि देखिए, कभी भी सुपरमार्ट में आप जाके देखेंगे, आप अपनी गली के दुकान में जाके देखिए, वहाँ पे एक ही बंदा रहता है, वो जाता है, पैक करता है, जो सामान आप पूछते हो देता है, बिलिंग वही करता है, या फिर एक दो लोग होंगे जो बिलिंग करते हैं, फिर आपको लेकर के देते हैं। यानी कि यहाँ पे आपको वहाँ पे बताना पड़ता है कि ये सामान चाहिए, तो वो जाके वो लेके आके आपको देता है। इसमें कितना टाइम लगता है, कितनी मैन पावर लगती है, आप सोचो। और होलसेल में भी ऐसा ही होता है। ऐसा नहीं कि होलसेल में आप जाके खुद ले सको, ऐसा नहीं है। होलसेल में भी बहुत सारे लोग होते हैं, वो जाते हैं, जो आप बिल बना के ले जाते हैं, बिल देखते हैं और सामान बांध के आपको देते हैं। तो यहाँ पे भी जो है मैन पावर लगती है। लेकिन जहाँ सुपरमार्ट है, वॉलमार्ट हो गया, डी मार्ट हो गया, रिलायंस मार्ट, यहाँ पे सेल्फ सर्विस होती है। हमें खुद अंदर जाना है, आपको दाल चाहिए, दाल पैक करना है आपको खुद से तोल, बाकी जो भी सामान आप लेते हैं उसको खुद से लेकर खुद से पैक करना पड़ता है। और इस स्ट्रैटेजी में क्या है ना दोस्तों, सुपरमार्ट में एक फ़ायदा होता है, बहुत बड़ा फ़ायदा, कि लोगों में ना चुल बहुत होती है। जैसे कि आप चाहते हो कि एक कोल्ड ड्रिंक लेने के लिए आप अंदर जाओगे सुपरमार्ट में, कभी जाके देखो आप डी मार्ट वगैरह ऐसे बड़े सुपरमार्ट में जाके देखो, आप कोल्ड ड्रिंक लेने को जाओगे तो आप ज़रूर, मैं कह सकता हूँ लिख के दावे से, कि आप कोल्ड ड्रिंक के और भी चीज़ें लेके बाहर आओगे। ऐसा नहीं कि कोल्ड ड्रिंक के लिए जा रहे हो कोल्ड ड्रिंक ही लेके आओगे, गारंटी नहीं है। आप और भी चीज़ें ख़रीदने की आपको इच्छा करेगी, आपको मन लगेगा कि हाँ भैया, यहाँ चॉकलेट भी है, चॉकलेट भी ले लूँगा, स्नैक्स है, ये चिप्स पड़े हैं, हाँ कुरकुरे है, ये भी ले लूँगा। तो आपको मन ललचाने वाला ये स्ट्रैटेजी है, ये जो सुपरमार्ट है ना ये। तो यहाँ पे कंज्यूमर को छोड़ देते हैं, अंदर जाओ भाई कुछ भी लूटो। हम सोच के जाते हैं कि ये लेंगे, आज बिल बना के जाते हैं यही लेंगे, लेकिन वहाँ जाने पर बिल कहाँ जाती है पता नहीं चलता। और बाकी का जितना भी सामान जो है, हम ग्रोसरीज़ के लिए जाते हैं और एक्स्ट्रा कचरा वगैरह सामान, खाने की चीज़ें, ये वो वगैरह वगैरह चीज़ें क्या करते हैं, डाल के लेके आते हैं। और बिलिंग काउंटर पे आते हैं तो हमें क्या होता है, वो एक दो चीज़ों पे ऑफ़र रखते हैं, बाकी चीज़ों के ऊपर MRP ही होती है। ठीक है, MRP भी शायद ही ऑफ़र हो या ना हो, लेकिन लास्ट में जब GST लगता है ना, तो सारे ऑफ़र की धज्जियाँ उड़ जाती है। तो कोई भी ऑफ़र नहीं चलता है यहाँ पे। ठीक है, ऑफ़र चलता भी है तो वो दिखावेगा, तो लास्ट में GST बोल के आपके पैसे जो ऑफ़र में निकाले थे वो यहाँ GST में जाके ख़त्म होने वाले हैं। तो ऐसी स्ट्रैटेजी है दोस्तों। यहाँ पे डायरेक्टली कंज्यूमर को छोड़ देने से क्या होता है, कंज्यूमर जो है उसको दिल चाहता है कि एक चीज़ लेने की जगह दूसरी चीज़ ले, दो चीज़ लेने की जगह चार लेगा, चार लेने की जगह 8 लेगा, क्योंकि वो खुद नज़र से देखता है, उसको वहाँ पे ऑफ़र बोर्ड्स लगे हुए दिखते हैं और वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें लेने की सोचेगा। तो ये स्ट्रैटेजी होती है ये सुपरमार्ट्स की। तो इस तरह से बिज़नेस चलता है। और सुपरमार्ट्स में होलसेल से भी डबल ट्रिपल फ़ायदा होता है। कैसे, मैं बताता हूँ। देखो, सुपरमार्ट खोलने के लिए सबसे पहले जान लो कि ये सुपरमार्ट खोलने के लिए आपको अच्छी प्लेस चाहिए, बहुत बड़ी प्लेस चाहिए, और बहुत ज़्यादा आपको इन्वेस्टमेंट लगती है, और GST आपको भरनी पड़ती है। सभी चीज़ों की ज़रूरत हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। सभी चीज़ें होना ज़रूरी है एक सुपरमार्ट खोलने के लिए। GST हो गया, बड़ी जगह होगी, बड़ी जगह मतलब बड़ा आपको जो है शॉप की तरह होना चाहिए, गोडाउन की तरह। जैसे कि हम देखते हैं रिलायंस मार्ट जो है फ्लोर्स होते हैं, या फिर
नीचे ग्राउंड फ्लोर है तो बहुत बड़ी स्पेस होती है, यहाँ पार्किंग के लिए स्पेस होना चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा आप सुपरमार्ट खोल रहे हो तो जाहिर सी बात है ज़्यादा लोग आएंगे, गाड़ियों में आएंगे, कार्स में आएंगे, तो उसको पार्क करने के लिए जगह चाहिए। और इतना बड़ा स्टोर आप खोल रहे हो तो आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा लागत होनी चाहिए, इसको इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होना चाहिए दोस्तों। तो हो गया यहाँ इन्वेस्टमेंट की बात। और दूसरा अभी आपको मैं बताता हूँ स्ट्रैटेजी, आपको पता हो गई होगी कि किस तरह से जो है लोग यहाँ पे आते हैं और अपने मन को ललचाते हुए और चीज़ें ख़रीदते हैं। तो ये तो स्ट्रैटेजी है इसकी। और इसमें क्या क्या फ़ायदा है, जैसे मैंने बताया होलसेल से भी ज़्यादा डबल ट्रिपल फ़ायदा है। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे जो रैक्स लगे, शेल्फ लगे हुए होते हैं ना सुपरमार्ट्स में, उसके ऊपर जो ये लोग सामान रखते हैं, जैसे ऊपर के शेल्फ में साबुन हो, नीचे शैम्पू, तो आप देख सकते हैं तो ऊपर की शेल्फ में जो सामान होता है वही ज़्यादा बिकता है। तो ऊपर के शेल्फ में सामान रखवाने के लिए वो प्रोडक्ट की जो कंपनी है ना, वो कंपनी इन सुपरमार्ट्स वालों को पे करती है पैसे, हमारा सामान पहले शेल्फ में रखवाओ तभी ये बिकेगा, जो दिखता है वही बिकता है। सुना होगा आपने कि जो सामान ऊपर की, कभी भी देखिए आप सुपरमार्ट में जाते हैं तो नीचे की तरफ नहीं देखता है कोई भी। 99% लोग क्या करते हैं, ऊपर की तरफ ही देखते हैं, और जो ज़रूरत की चीज़ है उनको जो सोचते हैं वही लेना है, तो वही लोग कुछ चीज़ों को ढूंढते हैं, ढूंढ के निकालते हैं। लेकिन ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, फर्स्ट रो में, फर्स्ट शेल्फ में जो दिखता है वही खरीदते हैं। तो ये एक स्ट्रैटेजी होती है। कंपनी वाले ये सुपरमार्ट वालों को पैसे देते हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट है ऊपर के शेल्फ में रखो, फर्स्ट शेल्फ में रखो, ताकि लोगों को ज़्यादा दिखे और ये ज़्यादा बिके। तो इस तरह से ये करते हैं। तो इसके लिए सुपरमार्ट वाले क्या करते हैं, उस शेल्फ के, उस रैक के पैसे लेते हैं, रेंट पे देते हैं, उस शेल्फ को रेंट पे देते हैं। जैसे कि मान लो अभी पैराशूट की कंपनी है जो कि तेल बेचती है, नारियल का तेल, तो पैराशूट कंपनी वाला आएगा डीमार्ट वाले के पास और कहेगा कि ये जो रैक है, ये सारे रैक में हमारा प्रोडक्ट डाल दो, हमारा ही आइटम चाहिए, फर्स्ट रैक में हमारा ही आइटम रखना, और इसके लिए मैं आपको एक्स्ट्रा पैसे दूंगा। तो इसका मतलब है कि वो हायर कर रहा है उस रैक, जो रैक आपको अपने पैसे दे के बनवाए, वहाँ पे रखे डिस्प्ले के लिए, उसमें चीज़ें रखी है, तो उसमें जो चीज़ें पुरानी कंपनी के थे उसको हटा के आप क्या करोगे, एक्स्ट्रा कमीशन के लिए इसका प्रोडक्ट वहाँ पे रख दोगे। तो हर कहीं पे भी यही चलता है दोस्तों। इससे क्या होता है, मार्केट में उस प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ती है, प्रोडक्ट ज़्यादा बिकता है, कंपनी को फ़ायदा होता है, और साथ ही साथ जो सुपरमार्ट वाला है उसे भी फ़ायदा होता है। और इनका भी, जैसे होलसेल में मैंने बताया कि टारगेट देते हैं कंपनी वाले, तो इसी तरह से टारगेट इनको भी मिलता है कि आप 1 महीने के अंदर हमारे प्रोडक्ट की सेल जो है 5 लाख की कर दोगे तो आपको हम इतना इंसेंटिव देंगे, इसके ऊपर जो प्रॉफिट मिल रहा है वो अलग, और जो कमीशन हम देंगे वो अलग। तो इस तरह से डील होती है। और सेल्स को भी जो है वो उसके लिए भी जो है एक्स्ट्रा अमाउंट पे करते हैं, उसको हायर करते हैं शेल्फ को, और उसके ऊपर ये जो है अपना स्टॉक लगा के उसको एक्स्ट्रा कमीशन भी ये देते हैं। तो इस तरह से 2-3 तरह से जो है सुपरमार्ट वाले पैसे कमाते हैं दोस्तों यहाँ। और यहाँ पे देखने वाली बात है, तो बहुत सारे कंपनीज क्या करते हैं, अपने खुद के फ्रिजेस देते हैं फ्री में। पैसा कोई बनता नहीं है सुपरमार्ट वाला। आप सुपरमार्ट में जाओगे तो आपको देखने को मिलेगा कोल्ड ड्रिंक्स के, कोका कोला के जो है फ्रिजेस होते हैं, और थम्स अप की ब्रांडिंग होती है, उसके ऊपर कोका कोला की ब्रांडिंग होती है। तो ये क्या है, ये फ्रिजेस सारे जो है उनको फ्री में मिलते हैं। अमूल की फ्रिज होती है, बहुत बड़ी होती है। तो ये सभी क्या है, अमूल की कंपनी फ्री में देती है इन लोगों को, इनको कोई पैसा बनने की ज़रूरत नहीं पड़ता है। ये कोई भी अपने हाथ से पैसे देकर फ्रिज लेकर के नहीं रखते। और आप देख सकते हैं कुरकुरे के, लेस के जो है बड़े बड़े शेल्फ्स होते हैं, जिसमें कुरकुरेस के ही जो है पैकेट्स आपको देखने को मिलेंगे। लेस के शेल्फ में लेस के पैकेट्स ही, उसके ऊपर ब्रांडिंग होती है, हर जगह पे लेस बोल के लिखा हुआ होता है, स्टिकर्स लगे हुए होते हैं। तो ये क्या है, ये फ्री से दिया हुआ शेल्फ होता है लेस की तरफ से उस सुपरमार्ट वालों को। तो ये सभी फ्री से दे रहे हैं। तो इसके ऊपर जो है ये सिर्फ कुरकुरे ही लगा सकता है, ऐसा नहीं है, ये दूसरे ब्रांड की भी जो है लगा सकता है। कोई भी, अभी मान लो लेस का है, उसके ऊपर कुरकुरे के पैकेट्स रख देगा, उसकी मर्जी है, उसको पूछने का अधिकार फिर लेस वाले को, क्योंकि उसकी ब्रांडिंग तो वहाँ हो रही है। पूछेगा तो उठा के फेंक देंगे बाहर उस शेल्फ को, ज़रूरत ही नहीं, हम लगाएंगे अपना खुद बोलेंगे। तो इसलिए यहाँ पे कोई भी पंगा नहीं लेता है सुपरमार्ट वालों से, कोई भी कंपनी वाला। और यहाँ पे इन लोगों को ना दोस्तों, सुपरमार्ट वालों को कंपनी की तरफ से बहुत बड़ी छूट मिलती है कि आप हमारा स्टॉक डलवा लो, सिर्फ डलवा लो, पैसे देने की ज़रूरत नहीं, जब स्टॉक बिक जाएगा तब हमें पे कर देना। तो इस तरह से जो है डील होती है। ये ज़्यादातर सुपरमार्ट्स जो है ना कर्जे में देते हैं स्टॉक, और आधा बेचने के बाद ही उनको पेमेंट करते हैं। लेकिन डीमार्ट में ऐसा नहीं है दोस्तों। डीमार्ट वाले जितना भी स्टॉक लेते हैं 1 हफ्ते में पे कर देते हैं,
ऐसा कुछ है उनका। लेकिन बाकी सारे जितने भी सुपरमार्केट है ये क्या करते हैं, बहुत बल्क में सामान लेते हैं और उसको बेचने तक का रखते हैं, उसके बाद पैसे को पे करते हैं। तो इस तरह से कर सकते हैं आप। या फिर आप अच्छा बिजनेस करना चाहते हैं तो 1 हफ्ता 2 हफ्ता में पेमेंट कर दे सकते हैं, क्योंकि बहुत बड़े बल्क में आप सामान लेते हो तो कोई भी आपके ऊपर भरोसा करके दे सकता है कि आपकी इतनी बड़ी मार्ट है, सुपर मार्ट है, तो आपके ऊपर भरोसा करके देगा, आपको स्टॉक देगा और उसके बाद आके वो आपसे पैसा कलेक्ट करके जाएगा। तो ऐसे भरोसा बना रहता है कंपनी और सुपरमार्केट के ओनर के बीच में। तो वो स्टॉक डालेंगे, ये भेजेगा, फिर पैसे देगा। तो ऐसे करते हुए बिजनेस चलाते हैं दोस्तों सुपरमार्केट वाले। तो यहाँ पे आपको समझ आ गया होगा कि सुपरमार्केट एक तरह से जो है यहाँ पे फ़ायदा हो सकता है। तो यहाँ पे क्या है ना, सुपरमार्केट चलाने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा काउंटर खोलने पड़ेंगे, बिलिंग काउंटर्स, क्योंकि भीड़ ज़्यादा आएगी यहाँ पे। बिलिंग काउंटर ज़्यादा लगाएंगे तो भीड़ को जो है ज़्यादा से ज़्यादा आप कम कर सकोगे, जल्दी से जल्दी क्या है बिलिंग करके आप भेज सकोगे। हम देखते हैं नॉर्मली जाके डीमार्ट या रिलायंस मार्ट में, तो वहाँ पे बिलिंग काउंटर्स बहुत सारे लगे होते हैं, फिर भी भीड़ जो है हलती नहीं है। तो इतनी भीड़ लगी हुई है क्योंकि डिमांड ज़्यादा है सुपरमार्केट का। सुपरमार्केट में कोई भी आता है तो 1000 से कम का सामान कोई लेता ही नहीं है। 99% लोग जो है 1000 के ऊपर का ही सामान खरीदते, 1000 का नीचे का सामान कोई खरीदते नहीं है दोस्तों। तो मिनिमम बिलिंग जो है 1000 रुपये मान के चलो आप इसकी, तो मिनिमम बता रहा हूँ। जो मैक्सिमम तो कुछ लोग 10-15 हज़ार की बिलिंग करके जाते हैं। डीमार्ट में मैं देखता था कि डीमार्ट में जो है ऐसे ऑफर निकालते थे कोल्ड ड्रिंक्स के, होलसेल से भी कम प्राइसेस में जो है ये लोग यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक्स बेचते थे। रिटेल वाले भी आके ये जो कोल्ड ड्रिंक्स है उठा के ले जा रहे, होलसेल वाले भी आके कोल्ड ड्रिंक्स को जो है बल्क में ख़रीद के ले जाते थे और वहाँ जाके रिटेल में बेचते थे अपने दुकानों पर। तो इस तरह से जो है डीमार्ट बहुत ही मार्केट को ऑक्यूपाई करके रखा था। तो अभी क्या है, जनता जब जाती है तो उनको ऑफ़र दिखाना पड़ता है। कोई भी अगर आता है तो उसको जितना MRP है उतने पर ना बेचकर कम दिखाओगे तो कोई भी खरीदने के लिए इंटरेस्टेड होगा इसमें। तो यही स्ट्रैटेजी अपनाते हैं सुपरमार्केट वाले, होलसेल शॉप्स वाले। तो क्या जितना MRP पे बाहर बिक रहा है, रिटेल में बिक रहा है, उससे थोड़ा कम, चाहे 8 आने भी कम हो या रुपया कम हो, अब कम करके दोगे तो कस्टमर क्या है आपके पास ही बार बार आएगा। 1-2 चीज़ के लिए तो नहीं सही, बड़ी बिल करवा के ही जाएगा आपके पास जब भी आएगा। तो इस तरह से स्ट्रैटेजीज़ को अपना के जो है हम बहुत ही आसानी से प्रोविजन स्टोर बिज़नेस को डेवलप कर सकते हैं और अच्छे से चला सकते हैं। तो आपको समझ आ गया होगा कि इसमें कितने तरह की कैटेगरीज है और 3 कैटेगरीज में किन किन बिज़नेसों का कैसे कैसे महत्वपूर्ण हिस्सा जो है यहाँ पे हमें देखने को मिलता है, किन किन तरीके से फ़ायदा जो है यहाँ पे कमा सकते हैं। आपको समझ आ गया होगा दोस्तों। जैसे आप स्टार्ट करोगे बिज़नेस तो चलेगा नहीं, नए में आपको थोड़ी दिक्कतें उठानी पड़ेंगी। अगर आप छोटा रिटेल बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हो, अगर आप होलसेल बिज़नेस कर रहे हो तो आपको और भी दिक्कतें उठानी पड़ेंगी जब तक कि आपके बिज़नेस को जो है कोई लोग पहचान ना ले। आपके बारे में, आपकी दुकान के बारे में लोगों को पता चलेगा, रिटेल शॉप वालों को पता चलेगा, तभी आपके दुकान पे आएंगे, वो पहचानेंगे कि ये हम होलसेल शॉप है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, कुछ आइडियाज़ देता हूँ। जैसे कि आप पम्पलेट छापो, अपने विजिटिंग कार्ड्स बनाओ और रिटेल शॉप्स पे जाके को दे के आओ। सिर्फ रिटेल शॉप्स पे, ऐसा नहीं है कि कंज्यूमर के दे दो, नहीं, रिटेल शॉप्स को देना पड़ता है। रिटेल शॉप्स को दोगे तभी आपका बिज़नेस ग्रो करेगा। रिटेल शॉप्स पे देने पे क्या होता है, रिटेल शॉप्स वाले आपके दुकान पे आएंगे, ज़्यादा बल्क में क्वांटिटी लेंगे, तो ज़्यादा लोग हैं तो जाहिर सी बात, मान लो आपके दुकान के पास ज़्यादा से ज़्यादा लोग खड़े हैं तो नॉर्मल कंज्यूमर भी अट्रैक्ट होगा कि इतने लोग खड़े हैं, कुछ ना कुछ तो होगा, सस्ते में देता होगा सामान, बल्कि क्या करता है कोई भी आपकी दुकान के पास आएगा। तो पम्पलेट्स बांटो और विजिटिंग कार्ड्स डालो। एडवर्टाइजमेंट ऐसे ही करते हैं, टीवी पे, रेडियो पे, FM पे करने की ज़रूरत नहीं है प्रोविज़न स्टोर के बिज़नेस के बारे में। आप पम्पलेट्स या इसी से विजिटिंग कार्ड से बना सकते हैं। जो भी कस्टमर आता है उसको विजिटिंग कार्ड दो, और अगर कोई सामान ज़्यादा डिमांड में है तो उसको ऑलरेडी स्टॉक में रखो। तो इस तरह से करते हुए बिज़नेस को मेंटेन करते हुए जाना पड़ता है दोस्तों। लेकिन कभी भी बिज़नेस में अगर आप एंटर करते हो तो उसके बाद जो है उसको मेंटेन करने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा उसमें इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। बिज़नेस अच्छा चल रहा है तो आप फ़ायदा कम निकालो, उसमें से इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करो, उसको डबल ट्रिपल करते जाओ, तब जाके आप एक मुकाम पे पहुंच जाओगे जहां पे आपको पीछे पलट के देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि प्रोविज़न स्टोर का बिज़नेस किस तरह से करते हैं, कितनी कैटेगरीज है, इसमें कितनी लागत है, क्या है, सब कुछ। अगर फिर भी आपका कोई डाउट है
इस प्रोविज़न स्टोर बिज़नेस को लेकर, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस और टेक रिलेटेड कंटेंट भी मैं बनाता हूँ, तो वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल टेक फैंटेसी को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन आइकन को हिट करके ऑल वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर ले। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक और नए वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टेक केयर एंड गुड बाय।